बीसीटी के मॉडिफाइड सेल को क्या बोला जा रहा है? मैक्यूला डेंसा। क्लियर है? क्लियर। और इसके कहां गया? एफरेंट आर्टेरियोल के जो मॉडिफाइड सेल्स दिख रहा है तुमको, एफरेंट आर्टेरियोल के जो मॉडिफाइड सेल्स दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। इसको क्या बोलते हैं? जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। शॉर्ट में इसको बोलते हैं जेजी सेल्स। क्लियर। फिर वही मैथ का ही हो जाए, 5000 लोग हैं तो 5000 का वर्ग कितना आता है? 1000 आता है। समझ में आ गया? लेकिन हम लोग के बुक में लिखा हुआ है भाई 1100 से लेकर के 1200 तक का लेना है तुमको, तो यही चिपकाना पड़ेगा। आ गया समझ में? भले वो मैथ का कैलकुलेशन क्या करने के डब्बे में, उसको मतलब ही नहीं है। ठीक है, हम लोग को जो दिमाग में आएगा हम लोग वही लिखेंगे। 1100 से 1200 बुक में लिखा है, यही लिखा है। क्लियर। चलो, इसीलिए मैथ वालों को बायो पसंद नहीं आता और बायो वालों को मैथ। आ रहा समझ में? कोई ये मैथ वाला देखेगा तो भाई जाहिर सी बात है उसको पता ही लगने वाला होगा कि परसेंटेज का वैल्यू कुछ ले रहा है, कहीं तो कुछ वैल्यू लिखा हुआ है, कहीं तो कुछ वैल्यू निकल जा रहा है उसका। ठीक है, और बायो वालों के लिए ये सब चीजें याद करना इसलिए इजी है क्योंकि मैथ को ज्यादा लेना देना ही नहीं रहने वाला होगा। तो 1100 लिखो कि 1000 लिखो, क्या मतलब है? ठीक है भाई। चलो, तो कल वाले क्लास को कंटिन्यू किया जाए। ठीक है, तो कल हम लोगों ने जो था ये एक काम करते हैं, पहले निकाल ही लेते हैं। वेट, कल मैंने तुमको बेसिकली वो लोकेशन तक बताया हुआ था। ठीक है, आज वहां से हम लोग आगे बढ़ने वाले रहेंगे। वेट, यही है क्या? हाँ, ठीक है। तो ये कल हम लोगों ने बेसिकली स्ट्रक्चर देखा हुआ था और साथ ही साथ में इतना तो तुमको बनाना ही था। ठीक, अब देखो इस पूरे चैप्टर में हम लोग इसके स्ट्रक्चर कम से कम 4-5 बार अभी ड्रॉ करने वाले रहेंगे, तो भाई इसमें चैंपियन हो जाओगे। सबसे ज्यादा रिपीटेड वे में जिस स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया जाने वाला है हमारे पूरे बुक में से, वो यही नेफ्रॉन है। समझ में आया? क्योंकि इसके पार्ट बाय पार्ट तुमको हर एक, मतलब कि हर एक पार्ट, देखो इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, बेसिकली ये और कॉम्प्लिकेटेड है। हम लोगों ने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया हुआ है। अगर इसके लेफ्ट और राइट पोजीशन को ऐसे करके श्रिंक करोगे, मतलब दबाओगे या इसको कॉन्ट्रैक्ट करोगे, तब के केस में तुम्हारा पतला सा स्ट्रक्चर बन करके आएगा। तो सोच करके देखो कि जो वेसल्स दिख रहे हैं सब एक दूसरे के ऊपर में, एक दूसरे के आजू बाजू में और कितने ज्यादा तरीके से लपेटाए हुए रहेंगे। तो बेसिकली ये जो तुम्हारा डायग्राम है थोड़ा सा फैला करके हम लोगों ने बनाया हुआ है। बुक्स में भी तुमको ऐसे ही दिखेगा, तो तुमको पढ़ने के लिए थोड़ा सा ही आसानी होता है। ठीक, अदरवाइज इतना भी फैले हुए नहीं रहते, बहुत ही पास पास में चिपके हुए रहते हैं सारे के सारे पार्ट्स तुम्हारे इसके। क्लियर। चलो ठीक है, तो यहां से हम लोगों ने फिर ये भी डिटेल हो गया, बोमेंस कैप्सूल तक भी कंप्लीट कर लिया। ठीक, नेक्स्ट यहां से ये पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, ये भी देख लिए थे कि कौन कौन से पार्ट्स कहां कहां पे होने वाले होते हैं, मतलब कितने पार्ट्स में। बेसिकली दो पार्ट्स में हम लोगों ने उसको डिवाइड किया हुआ था, रीनल टिब्यूल और एक हो जाएगा तुम्हारा वहां से ग्लोमेरुलस। ठीक है, फिर उसके बाद यहां से हम लोगों ने देखा हुआ था कि लोकेशन की जो नेफ्रॉन होता है बेसिकली मेड्यूला में, या ये तुम्हारा जो मेड्यूलरी क्या बोलना चाहिए इसको, पिरामिड, इसके इनसाइड में कैसे प्रेजेंट होने वाला होता है। तो कुछ पार्ट्स उसके नीचे में आएंगे, कुछ पार्ट्स उसके ऊपर में जाएंगे। तो बेसिकली मेड्यूला वाले रीजन में तुम्हारे दो पार्ट्स तुमको यहाँ पे दिमाग में बिठाना है। एक हो जाएगा लूप ऑफ हेनले और सेकंड पार्ट यहां से हो जाएगा तुम्हारा यूरिनरी डक्ट। यहाँ पे मैंने ये पैपिलरी डक्ट वगैरह लिखा हुआ है, तुम्हारे एक्स्ट्रा है, बुक्स वगैरह में नहीं दिया और ना ही ये तुम्हारे एग्जाम में आने वाला होगा। क्लियर। पैपिलरी डक्ट, फिर ये तुम्हारा माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स है तुम्हारे में, ये आएगा। पैपिलरी डक्ट नहीं आने वाला। क्लियर, वो मैंने एक एक्स्ट्रा लिखा है। तो मैंने तुमको पहले भी बोला था बीच में अगर एक आध दो नाम एक्स्ट्रा आ जाते हैं तो उसको चिपका लिया रहना, बाकी मैं बता दूंगा कि वो तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा होने वाला होता है। आगे इतना समझ में? क्लियर। चलो भाई ठीक है, तो अब यहां से हम लोग को बेसिकली मैंने तुमको बोला था कि यहाँ पे जो हम लोग का डायग्राम ड्रॉ किए हुए हैं, कहां गया नेफ्रॉन, ये यहां से पूरे के पूरे ये इफरेंट आर्टेरियोल्स हो गया। इफरेंट आर्टेरियोल्स जो रहता है ये तुम्हारे लूप ऑफ हेनले के या तुम्हारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन मान करके चलो, इसको सराउंड किए हुए पूरा लपेटाया रहता है। क्लियर। इसके बाद इसी का एक ब्रांच, ये जो तुम्हारा इफरेंट आर्टेरियोल है इसी का एक ब्रांच, ये जो मैंने येलो कलर से ड्रॉ किया हुआ है, येलो कलर से मैंने जो ड्रॉ किया हुआ है, ये येलो कलर से जो ड्रॉ किया हुआ है ये इसी का ही एक ब्रांच है। इफरेंट आर्टेरियोल्स के ये तुम्हारे यहाँ पे कैपिलरीज दिख रहे हैं। क्लियर, यहाँ पे ये तुमको कैपिलरीज दिख रहा है, इन कैपिलरीज का ही एक ब्रांच है जो कि तुम्हारा लूप ऑफ हेनले के एग्जैक्ट पैरेलल चलने वाला होता है। ध्यान देना, ये तुम्हारा इधर से आ रहा है। क्लियर, ये इधर से आ रहा है। ये जो येलो कलर का मैंने यहाँ पे डक्ट बनाया हुआ है या ये जो तुम्हारा वेसल्स बनाया हुआ है वो तुम्हारे उल्टे चलने वाला होगा। लूप ऑफ हेनले इधर से इधर होते हुए जाता है और ये जो डक्ट तुमको दिख रहा है ये लूप ऑफ हेनले के ऑपोजिट डायरेक्शन से होते हुए लाने वाला होगा ये। क्लियर, ठीक है, तो ये तुमको दिमाग में बिठाना है। चलो नेक्स्ट, अब जो वहां पे हम लोगों ने कैपिलरी का पूरा स्ट्रक्चर देखा हुआ था, पूरा जो नेटवर्क देखा हुआ था, क्लियर, उसके बारे में अब लिखना चालू करते हैं। चलो लिखो, नेक्स्ट हेडिंग लगाना, पेरिट्यूब्यूलर आर्टेरियोल्स। सॉरी, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज।
क्लियर? तो ये हो जाएगा भाई पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज। तो पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज तुम्हारा वो कैपिलरी का नेटवर्क होता है जो नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट्स को सराउंड किए हुए रहता है। क्लियर है इतना? ठीक है, लाल कलर में जितना इधर उधर लपेटे थे सारा कुछ मिलाकर के तुम्हारा क्या था, पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरी था। तो पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरी ये तुम्हारा बेसिकली किससे बनता है, इफरेंट आर्टेरियोल से, इफरेंट आर्टेरियोल से तुम्हारा पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरी बनने वाला होता है। और इसी का एक ब्रांच होगा तुम्हारा क्या बोलने से, जो तुम्हारे लूप ऑफ हेनले के पैरेलल आ रहा था, उसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग अच्छा लिखते हैं, चलो उसको वासा रेक्टा बोलते हैं। ठीक है, लिखोगे तो समझ में आएगा। पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरी, तो यहां पे लिखना इफरेंट आर्टेरियोल्स, forms a network of capillary, a network of capillary, ठीक है, कैपिलरीज लिखो, अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट्स के अराउंड में तुम्हारा पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज होने वाला होता है। वन ऑफ इट्स ब्रांच इज नोन एज वासा रेक्टा, लिखो, वन ऑफ इट्स ब्रांच इज नोन एज वासा रेक्टा। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वासा रेक्टा। वासा रेक्टर जो रहता है ये तुम्हारा रन्स पैरेलल टू, ऐसे लिखो इसमें, इट रन्स पैरेलल टू लूप ऑफ हेनले। क्लियर? इट रन्स पैरेलल टू लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले के ये पैरेलल ही चलने वाला होता है। तो ध्यान देना, ऊपर में जो हम लोगों ने लिखा हुआ है ये लिखा है पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरी। ठीक है, तो इसको अगर पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरी के पूरा नेटवर्क की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग शॉर्ट में लिखने वाले रहते हैं PTCN। PTCN बोलने का मतलब हो जाएगा पेरिट्यूब्यूलरी, सॉरी पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क। क्लियर? पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज नेटवर्क। क्लियर है इतना? PTCN, हम लोग शॉर्ट में उसको PTCN से रिप्रेजेंट करने वाले होंगे। आगे इतना समझ में? ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई PTCN मतलब पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज का नेटवर्क। क्लियर? क्लियर, चलो, तो यहां से वासा रेक्टा भी हो गया। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा जो डायग्राम्स हम लोग को देखा हुआ था, अब उसको पार्ट बाय पार्ट एक एक करके हम लोग कवर करने वाले हैं। बेसिकली हम लोग पहले तो सॉरी कुछ डिटेल कवर करने के बाद थोड़ा सा आगे में हम लोग पूरा का पूरा प्रोसेस देखने वाले हैं यूरिन के फॉर्मेशन का। तो वो उसके लिए यहां से तुमको बेसिक एलिमेंट्स मिलने वाले हैं। तो जो जो चीजें हम लोग यहाँ पे तोड़ तोड़ करके पढ़ने वाले हैं, देखो मैंने तुमको पहले भी बोल दिया था, ये जो टॉपिक इस चैप्टर में नहीं, इस चैप्टर का ये जो टॉपिक है, ठीक है, नेफ्रॉन का पूरा स्ट्रक्चर देखने का, ये टुकड़े टुकड़े में दिया हुआ है। और टुकड़े टुकड़े में पढ़ोगे तभी, क्योंकि देखो बुक में एक ही जगह पे सबको साट के दिया हुआ है, उसी हिसाब से पढ़ोगे तो कुछ समझ में आने वाला होगा नहीं। तो इसको टुकड़े टुकड़े में पढ़ना पड़ेगा और एक एक चीजों को हम लोग दो दो तीन तीन बार में रिपीट करके ही पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के प्रॉपर समझ में आने वाला होता है। क्लियर है? ठीक है, चलो ठीक है, फिर यहां से अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां से निकल करके आ गया तुम्हारा पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरी। अब पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरी जो है इसका इसका स्ट्रक्चर देखो, सिर्फ इतने का, जैसे मान करके चलो ये हो जाएगा लूप ऑफ हेनले, ये लूप ऑफ हेनले हो गया। लूप ऑफ हेनले के पैरेलल पैरेलल यहां से निकल करके आएगा ये ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान देना, यहीं पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, देखो लेबलिंग में कचरा हो जाएगा करके मैंने नहीं बताया हुआ था, मतलब नहीं यहाँ पे लेबलिंग किया था, बट नेमिंग में मैंने तुमको बताया था। ये जो लूप ऑफ हेनले का नीचे उतरते हुआ पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। क्लियर? तो ये जो पार्ट है ये हो जाएगा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। क्लियर? ऊपर चढ़ते हुए पार्ट को हम लोग बोलेंगे असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के पैरेलल जो तुम्हारा वहां पे दिख रहा है वासा रेक्टा, ये वासा रेक्टा हो जाएगा डिसेंडिंग वासा रेक्टा।
ये नीचे आ रहा है ना, डिसेंडिंग वासा रेक्टा, इधर से ऊपर चढ़ रहा होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे असेंडिंग वासा रेक्टा। क्लियर? ये डायग्राम बाजू में चिपका लो तो तुमको पता चल जाएगा भाई कि ऊपर चढ़ने वाले लूप ऑफ हेनले के अपोजिट में तुम्हारा नीचे उतरने वाला वासा रेक्टा होने वाला है, और नीचे उतरने वाले तुम्हारे लूप ऑफ हेनले के अपोजिट में तुम्हारा आ जाएगा ऊपर चढ़ने वाला वासा रेक्टा। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऐसे ही आएगा तब जाकर के इसमें से तुम्हारा काउंटर करंट मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट बनने वाला होता है। थोड़ा मोड़ा अगर 10th का याद करोगे तो हो सकता है तुमको बताया गया हो। क्या क्या है कि मैं क्लास 10th जब लेता हूं तो मैं तो बता ही देता हूं यहाँ पे कि बेसिकली 10th के बुक में ये तुम्हारा जो डायग्राम दिया हुआ है ये तुम्हारा इधर से 60 के लिया हुआ है, उसमें तुम्हारा वासा रेक्टा को ठीक तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किया हुआ है, बट मैंने डायग्राम बनवाने के टाइम पे बताया था। अब तुमने जहां जहां पे क्लासेस किया हुआ रहेगा हो सकता है वहां पे भी तुमको बताया गया हो और बोला गया हो कि वासा रेक्टा मतलब कि एक तुम्हारा जो ये कैपिलरी का ट्यूब होता है वो तुम्हारा इसी के पैरेलल और उधर से घुमा के लाने के लिए बोला जाता है। क्लियर? मतलब राइट साइड से। ठीक है, ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा वासा रेक्टा। चलो ये डायग्राम ड्रॉ कर लो जल्दी, फिर यहां से आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। यहां तक तो हम लोगों ने देख लिया कि नेफ्रॉन के सारे पार्ट्स कौन कौन से हैं। अब देखेंगे दो टाइप के तुम्हारे नेफ्रॉन होते हैं, क्योंकि जब तक पार्ट्स नहीं आना तो उसका टाइप समझ में आएगा नहीं। होता तो मैं उसको पहले भी तुमको बता सकता था लेकिन समझ में आता नहीं, तो इसी वजह से इतने डिटेल देखने के बाद अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। पहले इतने को नोट डाउन करो, जल्दी जल्दी लिखो जल्दी, और डायग्राम चिपका लेना कोने में। डन, गुड, नेक्स्ट। नेक्स्ट लिखो टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। ठीक, तो बेसिकली हम लोग यहां से दो टाइप्स के नेफ्रॉन देखने वाले होंगे। एक काम करते उधर डायग्राम बनाए, यही लिखेंगे टू टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, एक को हम लोग बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन, क्लियर, और एक को हम लोग बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ठीक है, एक को बोलते हैं हम लोग कॉर्टिकल नेफ्रॉन और एक को हम लोग बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ठीक है, पहले ये दो नाम लिखो, डायग्राम बनाएंगे फिर इसका डिटेलिंग लिखेंगे तो समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आने वाला। पहले ये फ्लो डायग्राम बनाओ जल्दी, फ्लो डायग्राम बनाओ जल्दी। हो गया? चलो अब इधर देखो पहले डायग्राम ध्यान से। मैं यहां पे सिर्फ मेडुलरी पिरामिड बना रहा हूं, क्लियर? ध्यान दो, ये तुम्हारा मेडुलरी पिरामिड है और इसके ऊपर में तुमको मिलेगा लेयर, मतलब उसका आउटर लेयर। ठीक है, मतलब कवरिंग है, कैप्सूल है। ठीक है, रिनल कैप्सूल। तो रिनल कैप्सूल हो गया, ये तुम्हारा रीजन हो जाएगा कॉर्टेक्स का और ये आ जाएगा तुम्हारा मेड्यूला का। क्लियर? मेडुलरी पिरामिड है मतलब कि मेड्यूला का। अब ध्यान दो यहां पे मैं दोनों नेफ्रॉन बना रहा हूं, एक ही मैं दोनों नेफ्रॉन बना रहा हूं, ध्यान समझना। दिख रहा है क्या? हाँ, क्लियर दिख रहा है। चलो एक तो ये हो गया और एक नेफ्रॉन और बनाएंगे यहीं पे, इसी के बाजू में ही बना लेते हैं। दिख रहा है ये? हाँ, दोनों क्लियरली विजिबल। तो दोनों स्ट्रक्चर तुमको दिख रहे होंगे। बेसिकली मैंने यहाँ पे लूप ऑफ हेनले के साइज को छोटा बड़ा बनाया हुआ है, यही तुम्हारा डिफर करने वाला रहता है दोनों ही टाइप के नेफ्रॉन्स में। क्लियर? तो इसका जो लूप ऑफ हेनले रहता है तुम्हारा साइज में छोटा होता है और इसका जो लूप ऑफ हेनले रहता है तुम्हारा साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है इसके कंपेरिजन में। क्लियर है इतना? ठीक है, चलो तो बस इतना ही देखना था। अब इसमें से इसके डिटेलिंग हम लोग एक एक करके यहाँ पे लिखना चालू करेंगे। तो सबसे पहले कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो है इसमें होता क्या है, शॉर्ट शॉर्ट लूप ऑफ हेनले।
क्लियर। और इसमें क्या हो जाएगा, लॉन्ग लूप ऑफ हेनले, लॉन्ग लूप ऑफ हेनले। क्लियर, ये दो आ गए। नेक्स्ट, अब इसमें एक चीज ध्यान देना, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन इसी में होता है। अगर यहां पे बोलोगे कि पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज तुम्हारे किसमें, मतलब पीटीसीएन जो है वो तुम्हारे दोनों में से किसमें होंगे, बोलने से पीटीसीएन दोनों में होते हैं। पीटीसीएन मतलब पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। क्लियर, ये तुम्हारे दोनों में होने वाले रहेंगे। अच्छा, मैंने तुमको पीटीसीएन का कभी यूज बताया था क्या कल वाली क्लास में, मतलब कि वो क्या काम, वो क्या होता है, क्या काम करने वाला होता है, नहीं बताए थे शायद। ठीक है, चलो आज बताते हैं, अभी बताएंगे इसके बाद। तो पीटीसीएन जो है ये तुम्हारे दोनों ही टाइप्स में प्रेजेंट होने वाले होते हैं, दोनों में ही पीटीसीएन प्रेजेंट होने वाले रहेंगे। लेकिन क्योंकि लूप ऑफ हेनले जो है इसका बहुत ज्यादा छोटा है, तो इसके लिए तुम्हारा वासा रेक्टा जो रहेगा या तो ये रिड्यूस्ड होगा या फिर एब्सेंट होगा। क्या बोले, इस वाले के लिए, ये छोटे वाले लूप ऑफ हेनले के लिए, मतलब कॉर्टिकल, कॉर्टिकल तुम्हारे नेफ्रॉन के लिए या तो वासा रेक्टा रिड्यूस्ड होगा या फिर नहीं होगा, एब्सेंट होगा। समझ में आ गया, मतलब या तो बहुत कम अमाउंट पे होगा, होगा तो भी, या तो तुम्हारा एब्सेंट होने वाला होता है, और उसमें तुमको वासा रेक्टा भी प्रॉपर देखने के लिए मिलने वाला होता है। इतना आ गया समझ में। चलो, तो इसमें क्या हो जाएगा, वासा रेक्टा, वासा रेक्टा लिख रहे हैं ना, वासा रेक्टा रिड्यूस्ड और एब्सेंट। क्लियर, और इसमें जो है ये तुम्हारा वासा रेक्टा प्रेजेंट होगा। इसमें वासा रेक्टा प्रेजेंट होने वाला होता है। क्लियर, अब ध्यान देना, वासा रेक्टा जब जहां पे रहेगा वहां पे तुम्हारे वो बेसिकली ऑस्मो रेगुलेशन का काम तुम्हारा करने वाला होता है, मतलब ऑस्मोलैरिटी जो, सॉरी ऑस्मोलैरिटी जो रहता है उसको मेंटेन करने का काम करता है। तो अगर वासा रेक्टा हुआ तो ऑस्मो रेगुलेशन होगा, और वासा रेक्टा नहीं हुआ तो फिर ऑस्मो रेगुलेशन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एक्सक्रीशन का काम होगा। क्लियर, एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। क्लियर, तो जिसमें तुम्हारा वासा रेक्टा इंक्लूड होने वाला होता है उसमें ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन के साथ साथ ऑस्मो रेगुलेशन भी होता है, और जिसमें वासा रेक्टा एब्सेंट होगा इसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा क्या होगा, एक्सक्रीशन होगा, ऑस्मो रेगुलेशन यहाँ पे नहीं होने वाला। क्लियर, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ओनली एक्सक्रीशन। क्लियर, नो ऑस्मो रेगुलेशन। और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें तुम्हारा एक्सक्रीशन भी आएगा और साथ ही साथ में ऑस्मो रेगुलेशन भी आएगा। एक्सक्रीशन भी आएगा और साथ ही साथ में ऑस्मो रेगुलेशन भी आने वाला होगा यहाँ पे। क्लियर, मतलब ये तुम्हारे दोनों टाइप का काम करने वाला है। अब ध्यान देना, हमारे बॉडी में ये जो दो टाइप के नेफ्रॉन्स हैं इनमें से ज्यादा कौन सा मिलता है बोलोगे तो ज्यादा मिलता है तुम्हारा ये कॉर्टिकल वाला। क्लियर, तो लगभग लगभग 80 से लेकर के 85% कॉर्टिकल हमारे पास नेफ्रॉन होते हैं, और बचे 15-20% जो रहेगा ये तुम्हारा मेडुलरी नेफ्रॉन, जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन होने वाला है। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन बेसिकली तुम्हारे कितने हो जाएंगे, ये 80 से लेकर के 85%। ठीक है, और जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन जो है ये तुम्हारा हो जाएगा 15 से लेकर के 20%। तो बुक में जो है ये तुम्हारा मेजोरिटी में लिखा हुआ है, परसेंटेज नहीं दिया हुआ है, वो मैंने अप्रोक्सीमेट परसेंटेज दिया हुआ है। क्लियर, तो बुक में लिखा हुआ है कि मेजोरिटी जो नेफ्रॉन्स रहते हैं वो तुम्हारे कौन से होंगे, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं, और माइनर नेफ्रॉन्स जो रहेंगे वो तुम्हारे जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स होने वाले होंगे। क्लियर है इतना, ठीक है। चलो इतने को ड्रॉ करो और इतना डिटेल लिखो, जल्दी जल्दी करो इतने को भाई। इन दोनों के लिए साठ के लिखना है ना, दोनों में कॉमन, ये दोनों में पेरिटिब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क प्रेजेंट, दोनों में, इसमें भी होगा इसमें भी होगा। क्लियर, इसको लिखो, फिर पेरिटिब्यूलर का भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाएंगे। पेरिटिब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क प्रेजेंट, दोनों ही टाइप्स के नेफ्रॉन में तुमको पीसीटीएन मिलेगा, पीसीटीएन मिलेगा। वासा रेक्टा एक में मिलेगा एक में नहीं मिलेगा, जिसका लूप ऑफ हेनले छोटा है उसमें वासा रेक्टा नहीं मिलने वाला। क्लियर, ध्यान देना, यहीं पे बहुत कंफ्यूजन होता है। ये पेरिटिब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क इसको ही मार देते हैं कि ये होगा ही नहीं दोनों में, जबकि ये नहीं,
वासा रेक्टा दोनों में से एक में होने वाला रहेगा। पेरिटिबुलर कैपिलरी तुम्हारा ऐसा फंक्शन परफॉर्म करता है जो कि दोनों के लिए रिक्वायर्ड होगा ही होगा। अभी बताते हैं, पहले इतने को लिखो जल्दी, फिर बताते हैं कि पेरिटिबुलर नेटवर्क जो है, सॉरी कैपिलरी नेटवर्क तुम्हारा क्या काम करता है। देखो स्टेटमेंट भी तुमको आना चाहिए। ये तुमको दिख रहा है नहीं, थोड़ा सा ये थोड़ा सा सरफेस एरिया में, क्लियर। तो ये तुम्हारा सुपरफिशियल पोजीशन में होता है, और ये जो तुम्हारा रहेगा ये डीपली डीपली पेनिट्रेटेड रहता है मेड्यूला में। तो भाई ये वर्ड्स तुम्हारे बुक में भी लिखे हुए रहता है, तो ये वर्ड्स तुमको दिमाग, हर चीज को यहाँ पे लिखोगे, कितना कितना इसका नोट्स बढ़ाओगे। तो ये तुमको पोजीशन दिख गया यहाँ पे, ये तुम्हारा सुपरफिशियल पोजीशन पे मतलब सरफेस वाले रीजन में, और ये तुम्हारा डीपली पेनिट्रेटेड है किसमें, मेड्यूलरी, क्या बोलना चाहिए इसको, मेड्यूलरी पिरामिड में, क्लियर, मतलब मेड्यूला में। तो इसके लिए, किसके लिए, जक्स्टा मेड्यूलरी, क्या बोलना चाहिए तुम्हारे नेफ्रॉन के लिए, ये तुम्हारा डीपली पेनिट्रेटेड रहेगा किसमें, मेड्यूला में, क्लियर। तो जिसको लग रहा है कि भूल जाएंगे वो लिखते हुए चलना, मैं सारी चीजों को लिखूंगा नहीं, बोलूंगा मैं हर एक एलिमेंट को। जिसको भी लगेगा कि नहीं भाई ये समझ में बाद में नहीं आ सकता है, उसको लिख लिया करो, क्योंकि स्टेटमेंट बना करके कुछ भी क्वेश्चन बना करके दिया जा सकता है। आ रहा समझ में बात? तो इसी वजह से डिटेल में लिखा करो जो तुमको समझ में ना आए, और जो समझ में आ जाए उसको स्किप किया करो, क्लियर। एक्स्ट्रा एलिमेंट्स लिखने का कोई मतलब निकलेगा नहीं। अच्छा डन, गुड, वेरी गुड। तो ध्यान दो आप, जो यहाँ पे पेरिटिबुलर कैपिलरी नेटवर्क हम लोगों ने लिया हुआ है, इसका काम क्या होता है, ध्यान देना। देखो ये पूरे के पूरे पेरिटिबुलर कैपिलरी का नेटवर्क आया हुआ है। जाहिर सी बात है तुम्हारे यहाँ पे नेफ्रॉन के भी बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होंगे, और जो नेफ्रॉन के सेल्स होने वाले रहेंगे भाई, उनके भी सेल्स को तुम्हारे न्यूट्रिएंट्स का, गैसेस का रिक्वायरमेंट होगा, उनको भी तो डेवलप करना है। अब बिना खाने पीने का तो वो लोग जिंदा रहेंगे नहीं। तो भाई इसी हिसाब से जो नेफ्रॉन के सेल्स हैं, उनके उनके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, जैसे उनको अगर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना है, उनको ऑक्सीजन का सप्लाई देना है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को सप्लाई लेना है, तब के केस में उसके आसपास में भी कोई ना कोई सा कैपिलरी नेटवर्क का रिक्वायरमेंट होगा। और ये जो तुम्हारा कैपिलरी नेटवर्क बन करके आया हुआ इफरेंट आर्टेरियोल्स के बाद, जिसको कि हम लोग बोल रहे हैं पेरिटिबुलर कैपिलरी नेटवर्क, ये तुम्हारा वही काम करने वाला होता है। तो जाहिर सी बात है, अगर ये तुम्हारा सप्लाई प्रोवाइड करेगा सेल्स को, नेफ्रॉन के सेल्स को अगर ये सप्लाई प्रोवाइड करने वाला है, तो चाहे तुम्हारा किसी भी टाइप का नेफ्रॉन हो, दोनों ही टाइप के नेफ्रॉन्स के लिए तुम्हारा इस कैपिलरी नेटवर्क का रिक्वायरमेंट होगा ही होगा, क्योंकि दोनों ही नेफ्रॉन्स में तुम्हारे सेल्स मिलेंगे, सेलुलर एक्टिविटीज होंगे, सेलुलर एक्टिविटी होने की वजह से उनको बहुत सारी चीजों का रिक्वायरमेंट भी होगा, और रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए बिना कैपिलरी के उनको सब्सटेंसेस हम लोग दे नहीं पाएंगे, ना ही उनसे कोई सब्सटेंस हम लोग ले पाएंगे, क्लियर। क्योंकि जो कैपिलरी होता है, यहीं से सब्सटेंसेस का एक्सचेंज होता है। आगे इतना समझ में? तो यहाँ पे ये जो तुम्हारा पेरिटिबुलर कैपिलरी नेटवर्क आया हुआ है, बेसिकली इसका फंक्शन जो रहता है, ये तुम्हारे नेफ्रॉन के सेल्स के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना होता है। समझ में आ गया ये, क्लियर। और लूप ऑफ हेनले, सॉरी, ये जो तुम्हारा वासा रेक्टा आया हुआ है, वासा रेक्टा का काम ये सब एक्सचेंज करना नहीं होता। वासा रेक्टा का काम होता है यहाँ पे तुम्हारा काउंटर करंट मैकेनिज्म, मतलब यूरिन जो रहता है, यूरिन को तुम्हारा कॉन्सेंट्रेट बनाना होता है, क्लियर। ये हम लोग का आगे का टॉपिक है, अभी टाइम है इसके लिए, ठीक है। मे भी आज ये ना हो, इसको हम लोग कल ही कंप्लीट कर पाएंगे फिर, ठीक, क्लियर। चलो तो इतना हो गया, इतना ठीक है। तो इतना समझ में आ चुका रहेगा, ये डिटेल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सारे डिटेल इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली जस्टा मैग्युलरी तुम्हारा कहां पे प्रेजेंट होता है बोलोगे, तो ये डीपली डीपली पेनिट्रेटेड इन मेड्यूला, क्लियर। और इसके लिए क्या हो जाएगा, सुपरफिशियल मतलब सरफेस वाले रीजन में ये मिलने वाला होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम लोग यहां से एक छोटा सा पार्ट तुम्हारा देखना है, उसको हम लोग बोलते हैं JGA। एक छोटा सा और पार्ट जिसको कि हम लोग बोल रहे हैं JGA। नेक्स्ट हेडिंग लगा लो, JGA। इसको हम लोग बोलते हैं जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस एपरेटस। जे से आ जाएगा जक्स्ट्रा, जी से आ जाएगा ग्लोमेरुलर, ठीक है, और ए से आ जाएगा एपरेटस, तो ये हो जाएगा जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस। ठीक है, ये हो जाएगा जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस, JGA। JGA क्लियर है, ठीक है। अब
पीसीटी डीसीटी तो अब याद हो चुका रहेगा। डीसीटी बोलने का मतलब डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, क्लियर। तो ध्यान देना, डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स मतलब डीसीटी, इमेज अपने सामने में रखो, मेरे को याद है तो मैं बोलते हुए चल रहा हूं और उसके लिए इमेज खैर तुमको दिखाऊंगा। तो डीसीटी याद रखना, डीसीटी, और उसके साथ साथ में तुम्हारा एफरेंट आर्टेरियोल, इफरेंट नहीं एफरेंट, जो पहले तरफ है, जो ब्लड लेकर के आता है, क्लियर। तो एफरेंट आर्टेरियोल और डीसीटी, अब कैसे बताएं भाई, ऐसे समझो, डायग्राम निकाल लेने तो मेरे को। मैंने बोला था ये ऐसे पचका हुआ रहता है, तो ये डीसीटी का पार्ट है, और ये तुम्हारा एफरेंट आर्टेरियोल। मैंने इसीलिए डायग्राम निकाल लिया क्योंकि फैला के बनाया है। मैं बोलता कि दोनों एक दूसरे के ऊपर, मैं कैसे समझते उसको, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं ये जो फैला के बनाया हुआ है, ये ऐसे करके कॉन्ट्रैक्टेड रहता है, मतलब समेटाया रहता है। तो ध्यान दो, ये एफरेंट आर्टेरियोल भी इधर से आया हुआ है, और ये भी तुम्हारा लपेटाया रहेगा, घूम फिर करके इसके आसपास से वो गुजरेगा। तो एफरेंट आर्टेरियोल और डीसीटी, एफरेंट आर्टेरियोल और डीसीटी, लोकेशन समझ में आ गया रहेगा किसकी किसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि ये अधिकतर लोग के दिमाग में नहीं आता। अगर डायग्राम से नहीं बताएंगे तो डीसीटी को फिर पीसीटी समझ लेता है, क्योंकि पीसीटी और ये एक दूसरे के पास पास में दिख रहा है यहाँ पे, नहीं, डीसीटी भी जो है ये ऐसे लपेटाया रहेगा, और ये भी तुम्हारा एफरेंट आर्टेरियोल्स के पास से जाने वाला होता है। तो एफरेंट आर्टेरियोल्स और डीसीटी के एक दूसरे के पास आने के वजह से इनके जो सेल्स हैं, इनके जो, इसके पास कौन सा सेल था, सिंपल क्यूबॉइडल, क्लियर। इसके पास कौन सा सेल है, यहाँ भाई ये तुम्हारा एपिथेलियल टिश्यू ही होने वाला रहेगा यहाँ पे, क्लियर। ब्लड वेसल्स है ये तुम्हारा, तो हम लोगों ने ब्लड वेसल्स के लिए भी देखा हुआ था, याद करो, पिछले वाले में टिश्यूज हम लोगों ने देखा था, क्लियर है, ठीक है। तो ये जो तुमको दो ब्लड वेसल्स यहाँ पे दिख रहे, या दो वेसल्स जो तुमको दिख रहे हैं, एक हो जाएगा डीसीटी और एक हो जाएगा एफरेंट आर्टेरियोल, इफरेंट नहीं एफरेंट, ब्लड लाने वाला, क्लियर। तो दोनों के इंटरेक्शन के वजह से एक रीजन वहां पे बनता है, एक सेंसिटिव रीजन बनता है, क्लियर। दोनों के एक दूसरे के पास आने की वजह से एक सेंसिटिव रीजन दोनों के बीच में बनने वाला होता है, उसी रीजन को हम लोग बोलते हैं जेजीए। जेजीए बोलने का मतलब जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस, क्लियर है, क्लियर। चलो उसके बारे में लिखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग एक डायग्राम देख लेते, इमेज देख लेते हैं, उससे तुमको समझ में आएगा। हाँ, ये इमेज में देखो, देखो दिख रहा है क्या, हाँ बहुत ही बढ़िया, क्लियर विजिबल है। चलो तो ये है भाई, अब नाम तो पता चल ही गया रहेगा, ये तुमको जो पूरा दिख रहा है गोला, ये बाहर का गोला, ठीक है, बाहर का गोला, और ये है तुम्हारे अंदर का गोला, ये है वही तुम्हारा कैपिलरी का नेटवर्क, जिसको कि हम लोग बोल रहे हैं ग्लोमेरुलस। ये हो जाएगा तुम्हारा बोमेंस कैप्सूल, ठीक है, बोमेंस कैप्सूल, और वहां से तुम्हारा पीसीटी निकला हुआ है, देखो। और ये तुम्हारा कौन सा टिश्यू हो जाएगा, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल टिश्यू। ये कौन सा टिश्यू हो जाएगा, ब्रश बॉर्डर, ये देखो ब्रश टाइप का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ब्रिसिल्स टाइप का स्ट्रक्चर, ब्रिसिल्स टाइप का स्ट्रक्चर होने की वजह से इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल, क्यूबॉइडल, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल है, लेकिन वो मॉडिफाइड है, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ब्रश बॉर्डर, ठीक है। और यहां से भी तुम्हारा क्या होता है, गैस एक्सचेंज बहुत ज्यादा, उसके बारे में डिटेल आगे में देखेंगे, पहले इसको कवर करो। ये हो जाएगा तुम्हारा क्या चीज, ये हो जाएगा तुम्हारा ग्लोमेरुलस हो गया ये, और यहां से ये आ रहा है तुम्हारा इफरेंट आर्टेरियोल, ये आ रहा है एफरेंट आर्टेरियोल, एफरेंट आर्टेरियोल आया, एफरेंट आर्टेरियोल, और ये देखो यहाँ पे तुम्हारा डीसीटी, ये दिख रहा है डीसीटी, यहाँ पे नाम लेबलिंग भी किया हुआ है, तो डीसीटी आया हुआ है, और यहाँ से एफरेंट आर्टेरियोल गया हुआ है। तो दोनों के एक दूसरे के प्रॉक्सिमिटी की वजह से एक दूसरे के पास में आए हुए हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉक्सिमिटी, ठीक है। तो दोनों के ही प्रॉक्सिमिटी की वजह से यहाँ पे ध्यान देना, थोड़ा सा मैं यहाँ पे लेबलिंग के लिए यूज करता हूं, वेट, देखो दोनों के प्रॉक्सिमिटी की वजह से इनके सेल्स में मॉडिफिकेशन हो जाता है। तो यहां पे ये तुमको दिख रहा है क्यूबॉइडल सेल, सिंपल क्यूबॉइडल सेल था यहाँ पे डीसीटी में, सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स जो है ये तुमको ग्रीन ग्रीन कलर में यहाँ पे इसके सेल्स दिख रहे होंगे। तो भाई सारे के सारे सेल्स सेम टाइप के होने चाहिए, लेकिन इतने पार्ट के सेल्स जो है तुम्हारे थोड़े से मॉडिफाइड दिख रहे होंगे, इतने पार्ट के सेल्स जो कि तुम्हारे कॉन्टेक्ट में है किसके, एफरेंट आर्टेरियोल के, ठीक है। तो जो पार्ट के सेल्स एफरेंट आर्टेरियोल से कंट्रोल सॉरी के क्या बोलते हैं कांटेक्ट में आते हैं, वो मॉडिफाइड हो जाते हैं,
और एफरेंट आर्टेरियोल्स के वो सेल्स जो तुम्हारे इसके कांटेक्ट में आएंगे वो भी मॉडिफाइड हो जाते हैं। क्लियर क्लियर। अब यहां पे ध्यान देना, इसके सेल्स को हम लोग बोलते हैं मैक्यूला डेंस। इसको क्या बोलते हैं? मैक्यूला डेंसा। क्लियर है? इसके सेल्स को क्या बोलते हैं हम लोग? मैक्यूला डेंसा। किसके सेल को? डीसीटी के। डीसीटी के मॉडिफाइड सेल्स को बोला जाएगा मैक्यूला डेंसा। नाम याद कर लो, अभी लिखेंगे इसको। क्लियर। डीसीटी के मॉडिफाइड सेल को क्या बोला जा रहा है? मैक्यूला डेंसा। क्लियर है? क्लियर। और इसके कहां गया? एफरेंट आर्टेरियोल के जो मॉडिफाइड सेल्स दिख रहे हैं तुमको, एफरेंट आर्टेरियोल के जो मॉडिफाइड सेल्स दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। इसको क्या बोलते हैं? जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। शॉर्ट में इसको बोलते हैं जेजी सेल्स। क्लियर। जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। तो ध्यान देना, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स किसके मॉडिफाइड सेल को बोल रहा है? एफरेंट आर्टेरियोल के। क्लियर। और मैक्यूला डेंसा किसके मॉडिफाइड सेल को बोल रहा है? डीसीटी के। डीसीटी के मॉडिफाइड सेल्स को बोला जाता है मैक्यूला डेंसा, और एफरेंट आर्टेरियोल्स के मॉडिफाइड सेल्स को बोला जा रहा है यहां से जक्स्टा मेडुलरी सेल्स या फिर जेजी सेल्स। जेजी सेल्स। क्लियर क्लियर। इमेज समझ में आ चुका रहेगा? तो बस फिर से रिपीट करवा दूं, ये डीसीटी है ना, डीसीटी, डीसीटी मतलब उधर वाले आखिरी वाले का, गलती से भी ये मत समझ लेना कि वो पीसीटी है, क्योंकि पीसीटी और ये जो पार्ट रहते हैं एफरेंट आर्टेरियोल्स का, ये पास पास में दिखते हैं लेकिन ये होंगे नहीं। ठीक है? ठीक है। तो प्रोक्सिमिटी किनके बीच में बनने वाला होगा तुम्हारा? एक तो ये डीसीटी और दूसरा एफरेंट आर्टेरियोल्स के बीच में। ठीक है। और ध्यान देना, इनका ये जो जंक्शन आया हुआ है, ये जो कॉमन पॉइंट आया हुआ है, ये एक सेंसिटिव रीजन होता है। क्लियर। ये एक सेंसिटिव रीजन होता है और इसी को हम लोग बोलते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, जेजीए। जेजीए। क्लियर हुआ? ये हो जाएगा जेजीए का रीजन, ये सेंसिटिव रीजन होता है। ठीक है। चलो अब इसको वन बाय वन हम लोग लिखना चालू करें। इमेज से सब तो क्लियर हो चुका रहेगा, इमेज से तो सब क्लियर हो चुका रहेगा। ठीक है। चलो वन बाय वन इसको नोट डाउन करो। लिखो, इसमें लिखना ड्यू टू प्रोक्सिमिटी ऑफ due to proximity of afferent arterioles and DCT, ठीक है, a sensitive region formed called, क्या इसको बोल रहे हैं हम लोग? जे जी ए, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। पूरा नाम लिखना। ठीक है, पूरा नाम लिखना। चलो इसको जल्दी लिखो। फिर हम लोग यहां से इसके बेसिकली दो टाइप्स देखें, मतलब दो टाइप से इसको क्लासिफाई करने वाले रहेंगे। ठीक है। दो टाइप से क्लासिफाई करने का मतलब, जो तुम्हारे दो डिफरेंट सेल्स देखे थे, एक तो हो जाएगा यहां से तुम्हारा कौन सा? डीसीटी वाला पार्ट, और यहां से कौन सा पार्ट हो जाएगा तुम्हारा? एफरेंट आर्टेरियोल का। एफरेंट आर्टेरियोल्स। तो यहां पे जो मॉडिफाइड सेल्स है, ऐसे लिखो, सेल्स गेट मॉडिफाइड। कौन से? जो प्रोक्सिमिटी के पास में आने वाले सेल्स रहने वाले होते हैं। ठीक है। ठीक है। मतलब जेजीए के, जेजीए वाला जो रीजन रहेगा, जो तुम्हारा वहां पे एरिया आया हुआ है, उसके आसपास के जो सेल्स रहेंगे, बस उन्हीं सेल्स की बात किया जा रहा है। सेल्स गेट मॉडिफाइड, और इसको क्या बोलते हैं? एंड नोन एज जेजी सेल्स, मतलब जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। ठीक है। ये हो जाएंगे जेजी सेल्स या फिर जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। उधर डीसीटी, डीसीटी में भी क्या हो जाएगा? कुछ सेल्स, सारे सेल्स नहीं है ना, कुछ सेल्स है। क्लियर। इसमें भी लिख लो सेल्स, मॉडिफाइड सेल्स। इसमें मॉडिफाइड सेल्स को क्या बोल रहे हैं? मैक्यूला डेंसा। ठीक है। इसको क्या बोल रहे हैं? मैक्यूला डेंसा। भाई डेंस हो गया है, सारे के सारे सेल्स जो रहते हैं वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं और डेंस
मतलब कि डेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसी का नाम यहाँ पे, मतलब उसी के डेंसिटी के ज्यादा होने की वजह से इसको नाम दिया गया मैक्यूला डेंसा। क्लियर क्लियर। तो मैक्यूला डेंसा याद रखोगे, और दूसरा जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल याद रखोगे। याद करो पिछले साल में किडनी के पास में एक रेनिन नाम का हार्मोन भी देखे हुए थे, लेकिन दो टाइप के रेनिन यूज होते हैं। एक तो स्टमक में निकलता है RENNIN, डबल एन वाला वो रेनिन होता है, और किडनी के पास जो रेनिन निकलता है उसको हम लोग RENIN बोलते हैं, ठीक है, रेनिन बोलते हैं उसको। तो वो जो रेनिन रहता है वो यहीं से प्रोड्यूस होने वाला रहता है, यही सेल्स जो है तुम्हारे क्या प्रोड्यूस करते हैं, रेनिन प्रोड्यूस। लिख लो, अभी लिख लो यहीं पे, यूज उसका आगे में कहा गया, ये जो सेल्स रहेंगे प्रोड्यूस रेनिन। क्लियर, प्रोड्यूस रेनिन, रेनिन हार्मोन ये सीक्रेट करने वाले होते हैं। क्लियर है, ठीक है। चलो, रेनिन बेसिकली तुम्हारे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में यूज होता है। ठीक, लिखो लिखो, इतने को लिखो फटाफट। एक तरीके से ऐसे समझ सकते हो इसको भी, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल और मैक्यूला डेंसा का जो ये तुम्हारा सेल्स का बना हुआ इनके बीच का जो रीजन होगा, इनके सेल्स का बना हुआ बीच का जो रीजन होगा, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, JGA बोल सकते हैं। भाई JGA जो था इन्हीं के बीच में ना मिल रहा था, ऊपर से आएगा इसका ये नीचे वाले सेल्स, और मान लो ये तुम्हारा दूसरा आया हुआ इसके ऊपर वाले सेल्स, तो इनके बीच में जो तुम्हारा रीजन बन रहा होगा यही तुम्हारा क्या है, JGA है। क्लियर। तो बेसिकली जक्स्टा मेडुलर सेल, सॉरी, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल और मैक्यूला डेंसा दोनों के बीच में जो तुम्हारे रीजन आते हैं उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, JGA बोल रहे हैं। क्लियर। तो उसको एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हो कि द रीजन बिटवीन JG सेल्स और मैक्यूला डेंसा सेल्स। क्लियर। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, JGA, मतलब जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। ठीक है, क्लियर। तो एक कोने करके, कोने में लिख ही लिए रहना, नीचे में कहीं पे लिख लो, रीजन बिटवीन JG cells एंड मैक्यूला डेंसा। बस इतना ही अभी लिखे रहो, इसके बारे में डिटेल हम लोग को आगे में देखना है। क्लियर। चलो इतने को जल्दी कंप्लीट करो, फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे हमारे एक थोड़े से लंबे टॉपिक के पास, जिसको कि हम लोग बोल रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन कैसे फॉर्म किया जाएगा, पहले यूरिन फॉर्म करवाएंगे, फिर उसके बाद मिक्चुरेशन का प्रोसेस देखना है, साथ ही साथ में तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, काउंटर करंट मैकेनिज्म देखना है। तो देखते हैं आज यूरिन फॉर्मेशन के कितने स्टेप्स तक आगे पहुंच पाते हैं। बेसिकली तुम्हारे बुक में इसको तोड़ तोड़ करके दिया हुआ, तोड़ तोड़ करके दिया हुआ और ऐसे दिया हुआ है कि उसको हम लोग एक साथ में पढ़ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उसके स्टेप्स जो रहते हैं उसके सारे स्टेप्स हम लोग को सेपरेट करके देखना पड़ेगा। क्लियर। तो बुक के ही एलिमेंट्स कवर करेंगे, लेकिन हम लोग को उससे एक तरीके से डबल मेहनत करवाता है भाई एनसीईआरटी। उसमें तुम्हारे सिक्रेशन और क्या बोलना चाहिए, रीअब्जॉर्प्शन का जो पार्ट है वो एक ही साथ में साट के दे दिया है, और तीन अलग अलग उसमें से स्टेप्स बनते हैं। एक तुम्हारा टिब्यूलर सिक्रेशन का अलग होगा, एक तुम्हारा टिब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन का अलग होने वाला होगा, और दोनों को हम लोग को सेपरेटली देखना है, और बुक में उसको साट के दे दिया है। तो उतने ही एलिमेंट्स हम लोग को डबल डबल करके उसको करना पड़ेगा। आ रहा समझ में। तो कर तो कुछ पाएंगे नहीं, अब भाई मजबूरी है हमारा, लिखो इतने को जल्दी, फिर आगे बढ़े अपने मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन पे। डन, गुड। नेक्स्ट, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। क्लियर। तो बेसिकली यूरिन फॉर्मेशन के, हमारे बॉडी में जो यूरिन फॉर्म होता है इसके तुम्हारे तीन स्टेप्स होने वाले होते हैं। क्लियर, तीन स्टेप्स होने वाले होते हैं। तो तीन स्टेप्स कौन कौन से हो जाएंगे, 3 स्टेप्स। ठीक, पहले नंबर पे आ जाएगा इसमें से तुम्हारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्लियर। सेकंड नंबर पे इस पे आ जाएगा ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन।
ठीक है। और थर्ड नंबर पे इसमें हम लोग देखेंगे ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। क्लियर? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन, और एक आ जाएगा यहां से तुम्हारा ट्यूब्यूलर सिक्रेशन। चलो पहले तीन नाम को लिखो, मैं थोड़ा सा ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर वापस आएंगे इसी पेज में और एक एक करके वन बाय वन हम लोग लिखेंगे विद डायग्राम। एक एक पार्ट को इसमें से कवर करना है पूरा डिटेल में। क्लियर? पहले इन तीनों का पहले मैं तुमको मतलब बताऊंगा कहां कहां पे ये तीनों काम तुम्हारे होने वाले होते हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट, पहले डायग्राम देख लो। देखो सबसे पहले में हम लोगों ने देखा हुआ था वहां पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का जो तुम्हारा रीजन होगा वो बस इतना होगा। क्लियर? ग्लोमेरुलस से तुम्हारे बोमेंस कैप्सूल में सब्सटेंसेस को ट्रांसफर करवाना, ठीक है, फिल्ट्रेट को पास करवाना, इसी को हम लोग बोल रहे हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्लियर है? तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहां पे होगा? तुम्हारा इस वाले रीजन में होगा। उसके बाद ट्यूब्यूलर सिक्रेशन और ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन, दोनों का मतलब पहले समझ लो। पहले तो ये डायग्राम देख लो, यहां से जो तुम्हारा सब्सटेंस पास होकर के आएगा वो कहां पे पहुंचेगा? डीसीटी। डीसीटी के बाद यूरिनरी डक्ट। बोलने का मतलब इसमें पास होने वाला सब्सटेंस जो यहां तक पहुंच जाएगा वो हमारे बॉडी के लिए वेस्ट होने वाला है। क्लियर? हमारे बॉडी का वेस्ट यहां तक पहुंचेगा, बाकी सारी चीजों को जो है ये हमारे बॉडी में रीअब्सॉर्ब किया जाने वाला होता है। अब यहां पे एक चीज और ध्यान देना, ये तो हो गया नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के आजू बाजू में जो तुमको खाली जगह दिख रहा है ये तुम्हारा हो जाएगा इंटरस्टिशियल स्पेस, मतलब जो सेल्स रहेंगे उनके बीच का ये स्पेस है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। तो ये हमारा बॉडी है, ये हमारा बॉडी है। तो ध्यान से समझो, यहीं पे इसी में कंफ्यूजन होता है, और रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन दोनों में किसको किधर भेजना है ये समझ में नहीं आता फिर। तो यहां पे समझो, रीएब्जॉर्प्शन बोलने का मतलब हमारा बॉडी जो है ये सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब करेगा। तो एब्जॉर्ब करेगा तो जाहिर सी बात है, क्योंकि इसके अंदर में वेस्ट मटेरियल के साथ में हमारे बॉडी के यूजफुल सब्सटेंसेस भी फ्लो हो रहे हैं, तो हमारे बॉडी के लिए जो यूजफुल चीजें रहने वाले होंगे उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा। एब्जॉर्ब करेंगे तो इस ट्यूब से बाहर निकालेंगे। ये जो तुमको दिख रहा है पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, इस ट्यूब से बाहर निकालेंगे। क्लियर? रीनल ट्यूब्यूल से सब्सटेंस को बाहर निकालने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन। याद रखना। क्लियर? क्योंकि अगर सब्सटेंस को इसको दोगे तो मैक्सिमम लोगों के ब्रेन में यह आता है कि सब्सटेंस को अंदर लेने के प्रोसेस को हम लोग ना, हमको बॉडी के लिए रीअब्सॉर्ब करवाना है, और बॉडी हमारा ये पार्ट नहीं है, बॉडी इसके बाहर में है हमारा। आगे इतना समझ में? तो जो सब्सटेंस इस रिनल ट्यूब्यूल से हमारे बॉडी में लेकर के आएंगे उसी को हम लोग बोल रहे हैं रीएब्जॉर्प्शन। तो रीएब्जॉर्प्शन किधर से किधर होगा? इसका एरो बनेगा इस ट्यूब से बाहर की तरफ, इसको बोलेंगे रीएब्जॉर्प्शन। याद हुआ? याद हुआ? उसके बाद ट्यूब्यूलर सिक्रेशन। ट्यूब्यूलर सिक्रेशन बोलने का मतलब सिक्रेट करवाना है हमको कोई सा भी सब्सटेंस को, तब के केस में उसको हमको इस ट्यूब्यूल में मिलाना पड़ेगा जो कि वेस्ट बन करके आगे निकल जाए। क्लियर? तब के केस में जिस भी सब्सटेंस को हम लोग इसमें मिलाएंगे इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्यूब्यूलर सिक्रेशन। याद हुआ? इतना याद हुआ? ट्यूब्यूलर सिक्रेशन, ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। ट्यूब्यूलर सिक्रेशन में सब्सटेंसेस को ट्यूब में मिलाएंगे, और ट्यूब्यूलर क्या बोलना चाहिए उसको, जो रीअब्जॉर्प्शन है उसको बॉडी में रीअब्सॉर्ब करवाना है। तो बॉडी में एब्सॉर्ब करवाने के लिए, क्योंकि ये आउटर पार्ट जो हम लोग को दिख रहा है ये तुम्हारा इंटरस्टिशियल स्पेस है ऑफ आवर बॉडी, तब के केस में हम लोग को यहां से निकाल करके, ट्यूब से निकाल करके सब्सटेंसेस को बाहर भेजना पड़ेगा। क्लियर? क्लियर? बस ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठा करके रखे रहना। चलो, तो पहले नंबर का हम लोगों को स्टार्ट करना है अभी। लिखो, पहले हेडिंग लगाओ, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। अब ध्यान देना, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलने का मतलब, देखो बुक में तुम्हारे बहुत ज्यादा डिटेल दिया नहीं है, हो सकता है कि किसी दूसरे जगह पे जाओ तो तुमको बहुत सारे डिफरेंट टाइप के प्रेशर्स भी पढ़ाए जाए, तो मैं प्रेशर्स वगैरह पढ़ाऊंगा नहीं तुमको। क्यों? देखो प्रेशर देखोगे तो 3-4 यहाँ पे यूज होने वाले रहेंगे जो कि तुम्हारे बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन मोस्टली जगह पर उसको कवर करवा दिया जाता है। एक आध प्रेशर का नाम मैं यहाँ पे लिख दूंगा, बट उतना हम लोग को डिटेल देखना ही नहीं है क्योंकि तुम्हारे बुक का सिलेबस का वो पार्ट ही नहीं है। इन केस अगर फ्यूचर में कभी कभार वो इंक्लूड हो जाता है या फिर कहीं पे अगर यूज होगा, हालांकि ऐसा तो कोई पार्ट है नहीं जहां पे उसका यूज हो, होता भी है तो भी मैं तुमको वहीं पे बताने वाला रहूंगा, हालांकि ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है। क्लियर? तो हो सके तो एक काम करना, जितना प्रेशर मैं यहाँ पे लिखूंगा मुश्किल से एक आध में लिखूंगा यहाँ पे, सिर्फ समझने के लिए, वो भी
समझ में आ गया? सिर्फ समझने के लिए, तो उतने कोई बस चिपका लेना, बाकी तुम्हारी इच्छा है, जो तुमको जगह पे दूसरे जगह पर अगर बताया गया रहेगा, ठीक है, बताया गया रहेंगे, तब के केस में उसको लिख सकते हो। चलो, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन देखो, बेसिकली अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए हमारे पास एक फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन होना चाहिए। तो पहले तो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन की बात कर लेते हैं। ये वैसे ही है जैसा हम लोगों ने कहां पे देखा हुआ था, लंग्स के केस में देखा था। ब्लड कैपिलरीज वहां पे गए हुए थे, बीच में तुम्हारा क्या था, बेसमेंट सब्सटेंस था, याद है, बेसमेंट सब्सटेंस था, और एल्वियोलाई था। सेम वही यहाँ पे भी हम लोग को देखना है। यहाँ पे ऊपर में तुम्हारा रहने वाला होगा ग्लोमेरुलस, उसके बाद में बीच में तुम्हारे बेसमेंट सब्सटेंसेस आ जाएंगे, और फिर आ जाएगा तुम्हारा क्या चीज, बोमेंस कैप्सूल। डायग्राम में हम लोगों ने बीच में बेसमेंट सब्सटेंस नहीं बनाया था, क्लियर, लेकिन अब यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि बीच में बेसमेंट सब्सटेंस होता है। और बुक में भी लिखा हुआ है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए जो तुम्हारा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन होगा, ये तुम्हारा 3 लेयर्ड होता है, क्लियर। तो लिखो यहाँ पे फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 3 लेयर्ड, क्लियर। 3 लेयर होने वाले रहेंगे। क्या क्या हो जाएगा यहां से, एक तो तुम्हारा जो ग्लोमेरुलस है, ठीक है, ग्लोमेरुलस के तुम्हारे सेल्स आ जाएंगे। तो ध्यान से, उसमें कौन से सेल्स होते हैं, सिंपल स्क्वैमस टिश्यू के सेल्स होने वाले रहेंगे, क्लियर। वहां पे कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, सिंपल स्क्वैमस टिश्यू। जैसा कि हम लोगों ने पीछे, भाई ब्लड कैपिलरी है, एक ही लेयर तो होने वाला होगा, क्योंकि वहां से तुम्हारे सब्सटेंसेस को एक्सचेंज करना होता है। तो इसी वजह से उसमें कौन सा मिलता है तुम्हारा, कौन सा, सॉरी, कौन सा वहां पे तुमको टिश्यू देखने के लिए मिलेगा, सिंपल स्क्वैमस, ठीक है। तो एक आ जाएगा तुम्हारे यहाँ पे ग्लोमेरुलर, ग्लोमेरुलस, क्लियर। सेकंड इसमें से आ जाएगा तुम्हारा बेसमेंट सब्सटेंस, और तीसरे नंबर पे आ जाएगा बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, ग्लोमेरुलस, बेसमेंट सब्सटेंस और बोमेंस कैप्सूल। अब इसका मैं यहां पे स्ट्रक्चर बना रहा हूं। इसको थोड़ा सा मोटा बना लेना, और यहां से जा रहा है इसको थोड़ा सा पतला बना लेना, ठीक है। एफरेंट आर्टेरियोल जो रहता है थोड़ा सा मोटा होगा, और इफरेंट आर्टेरियोल इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा पतला होने वाला होता है। बेसिकली इसी की वजह से यहाँ पे तुम्हारा प्रेशर क्रिएट होता है। आ रहा बात भाई, जाहिर सी बात है, एक मोटा सा पाइप लेकर के आओगे, वेट, जाहिर सी बात है, एक मोटा सा ऐसे पाइप लेकर के आओगे, पतला सा पाइप लेकर के आओगे, दोनों को जब जोड़ोगे, पानी का फ्लो इधर से उधर बढ़ा रहे हो, तो जहां से ये पतला वाला पाइप स्टार्ट होता है, इस वाले रीजन में प्रेशर जाहिर सी बात है क्रिएट होने वाला होता है, और इसी प्रेशर की वजह से यहाँ से तुम्हारा फिल्ट्रेशन का काम होता है, क्लियर है, क्लियर। और वहीं पे जो तुम्हारे 2-3 अलग अलग प्रेशर साथ में बोल रहे थे, यहीं पे लिखा जाता है। तो हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में यहाँ पे लिखेंगे नहीं, यहाँ पे बस हम लोग इतना देखेंगे, ये जो तुम्हारा ये ग्लोमेरुलर स्टेशनरी प्रेशर यहाँ पे यूज होने वाला होता है, ठीक है, क्लियर। तो उसको हम लोग देखेंगे। चलो, तो बोमेंस कैप्सूल, हाँ, ये ड्रॉ कर लो पहले। ठीक, और इसके बीच में प्रेजेंट होगा यहाँ पे बेसमेंट सब्सटेंस, ठीक, बेसमेंट सब्सटेंस। और यहाँ पे तुम्हारे क्या प्रेजेंट होते हैं, वही मॉडिफाइड सिंपल सिंपल स्क्वैमस टिश्यू, ठीक है। बना लेना भाई, उधर आगे कितना इसको लपेटे, और दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है इमेज में, दिख रहा है, क्लियर। चलो ठीक है, इतना ही तुम लोग को दिमाग में बिठाना है, क्लियर। लिखो लिखो, जल्दी लिखो, डायग्राम को जल्दी बनाओ। फिर यहाँ पे हम लोग तीन लेयर बना लिए ना यहाँ पे, तो तीनों लेयर के यहाँ पे
टिश्यू भी लिख लो, टिश्यू भी लिख लो, टिश्यू भी तुम्हारे काम के रहेंगे, टिश्यू भी लिख लो। ग्लोमेरुलर में तुम्हारे कौन से टिश्यू आ जाएंगे, यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा सिंपल स्क्वैमस, क्लियर। सिंपल स्क्वामस टिश्यू के यहाँ पे तुमको सेल्स देखने के लिए मिलेंगे। ये बेसिकली नॉन सेल्यूलर होता है, नॉन सेल्यूलर। ये मैंने तुमको लंग्स वाले केस में भी बताया था। और यहाँ पे जो हम लोगों ने ग्रीन कलर के मॉडिफाइड सिंपल स्क्वामस बनाया हुआ है, ये तुम्हारा कौन सा हो जाएगा, इसको क्या बोल रहे थे, याद है क्या, लिखो तो देखें। याद आया, चलो देख के ही लिख लो, ठीक है। पोडोसाइट बोल रहे थे इसको, क्लियर, पोडोसाइट्स, ये इतना समझ में आ गया होगा। और इसके जो प्रोजेक्शन बाहर निकले हुए रहते हैं उसको क्या बोल रहे थे, पेडिसेल, क्लियर, उसको पेडिसेल बोल रहे थे। दो पेडिसेल्स के बीच में जो तुम्हारा गैप रहता है उसी को तो फिल्ट्रेशन यूनिट बोल रहे थे, या फिर तुम्हारा फिल्ट्रेशन स्लिट बोल रहे थे, ठीक है। भाई एलिमेंट्स के नाम को याद रखो, मेरे को नाम याद रहता है, क्लियर। मैं तुमको डिजाइन उसका बताने की कोशिश करता हूं ताकि तुम्हारे दिमाग में डिजाइन जो मैं बोलूं उसका नाम घूमना चालू हो जाए, क्लियर। तो चीजों को रिपीट करो, बार बार बोलो तो समझ में आएगा। इतना समझ में आ चुका रहेगा, क्लियर। पहले इतना डायग्राम बनाओ, फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मैं तुमको प्रोसेस बताता हूं कि ये होता कैसे है, क्लियर। क्योंकि इसमें थोड़ा सा वो भी याद रखे रहना, हार्ट का जो हम लोगों ने देखा हुआ था, हार्ट का जो तुम जो ब्लड पंप करके दिया हुआ था आखिरी में फाइनल, ठीक है, तो वहां से हम लोगों ने कैलकुलेशन भी किया था, याद करो। मैंने बोला था कि बायो वाले मैथ को कितना हल्का ले लेते हैं, 22 मल्टीप्लाई बाय समथिंग 24 किए हुए थे, 5000 कितना आया था वहां से, 40 आया हुआ था। और अप्रोक्सीमेट जो पर मिनट में ब्लड पंप करने का जो अमाउंट आया था वहां से 5 लीटर का हम लोगों ने लिया हुआ था, 5000 ml लिए हुए थे उसको, ठीक है। चलो वो सारा चीजें याद रहना चाहिए, उसका यूज होगा यहीं पे। आ रहा बात समझ में, लिखो लिखो लिखो, इतने को लिखो, फिर इसका मैं तुमको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस बताता हूं जल्दी। डन, गुड। अब देखो, तो मैंने यहाँ पे बोल रहा था कि एक प्रेशर यहाँ पे बनने वाला होता है, तो उसका मैं पहले सिर्फ नाम लिख, एक का नाम लिख रहा है, ठीक है। और भी प्रेशर होता है, एक का नाम लिख रहे हैं बस, हाइड्रोस्टैटिक ग्लोमेरुलर है ना, ये ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्यों होता है, ये यहाँ पे क्यों क्रिएट होने वाला होगा, क्योंकि एफरेंट आर्टेरियोल का जो साइज है तुम्हारा मोटा है और इफरेंट आर्टेरियोल का साइज जो यहाँ पे पतला है, जिसके वजह से यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट होता है जिसको कि हम लोग क्या बोल रहे हैं, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। इसी प्रेशर के वजह से यहां से जो तुम्हारे सब्सटेंसेस रहेंगे वो फिल्टर आउट होकर के इस तीनों ही रीजन को, इन तीनों ही रीजन को क्रॉस करेंगे और फाइनली पहुंचेंगे यहाँ पे। अब ये सब्सटेंसेस जब यहां पे पहुंचते हैं तब इनको हम लोग बोलते हैं फिल्ट्रेट, इनको क्या बोला जा रहा है, फिल्ट्रेट्स। तो फिल्ट्रेट्स वो सब्सटेंसेस हैं जो तुम्हारे ग्लोमेरुलस से छन करके कहां पे आ जाएंगे, बोमेन्स कैप्सूल में आ जाएंगे, क्लियर क्लियर। चलो अब ध्यान देना, देखो अराउंड 20% और इसको लिख सकते हो 1/5, दोनों वही है, ठीक है। 1/5 ऑफ ब्लड pumped by heart is reaches to कहां पे, किडनी, क्लियर। 5 लीटर का ब्लड उसने पंप किया हुआ था 1 मिनट में, आगे इतना समझ में। और वो जो तुम्हारा ब्लड रहेगा ये पूरे बॉडी में, ये पूरे बॉडी में उसको घुमाने वाला है, ठीक है। तो पूरे बॉडी में वो घूमने वाला होगा, अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में जाने वाला होता है। तो 5 उसका 1/5 बोलो या फिर 20% जो ब्लड का पार्ट रहता है ये तुम्हारा पहुंचेगा कहां पे, किडनी में। और मैंने तुमको बोल दिया था कि मैक्सिमम ब्लड जो रहता है किडनी, लीवर और ब्रेन के पास पहुंचता है, ठीक है। मैक्सिमम कहां पहुंचता है, किडनी, लीवर, ब्रेन के पास पहुंचता है। तो इस हिसाब से जो पंप किया हुआ ब्लड रहता है वो कितना 20% या फिर 1/5 पहुंचेगा कहां पे, किडनी में। दोनों ही किडनी की बात किया जा रहा है, दोनों ही किडनी को मिला करके 20% यहां से पहुंचेगा,
ठीक है, तो ध्यान देना इसमें से 20% अगर इसका निकालोगे तो अप्रोक्स इसका वैल्यू जो रहता है तुम्हारा 1100 से लेकर के 1200 ml तक का होने वाला होगा। समझ में आ गया? क्लियर? 1100 से कितना? 1200 ml। याद रखना 5000 लेंगे तो 5000 का तुम्हारा 1/5, फिर वही मैथ का ही लोचा है। 5000 लोगे तो 5000 का 1/5 कितना आता है? 1000 आता है। समझ में आ गया? लेकिन हम लोग के बुक में ही लिखा हुआ है भाई कि 1100 से लेकर के 1200 तक का लेना है तुमको, तो यही चिपकाना पड़ेगा। आ गया समझ में? भले वो मैथ का कैलकुलेशन जाए कचरे के डब्बे में, उसको मतलब ही नहीं है। ठीक है, हम लोग को जो दिमाग में आएगा हम लोग वही लिखेंगे। तो 1100 से 1200 बुक में लिखा है, यही लिखना है। क्लियर? चलो, इसीलिए मैथ्स वालों को बायो पसंद नहीं आता और बायो वालों को मैथ। आ रहा समझ में? कोई ये मैथ्स वाला देखेगा तो भाई जाहिर सी बात है उसको अटपटा ही लगने वाला होगा कि परसेंटेज का वैल्यू कुछ ले रहा है, कहीं पे कुछ वैल्यू लिखा हुआ है, कहीं पे कुछ वैल्यू निकल जा रहा है उसका। ठीक है, और बायो वालों के लिए ये सब चीजें याद करना इसीलिए इजी है क्योंकि मैथ से उनको ज्यादा लेना देना ही नहीं रहने वाला होगा। तो 1100 लिखो कि 1000 लिखो, से क्या मतलब है? ठीक, क्लियर? चलो भाई, कुछ कर नहीं पाएंगे, बायो मैथ्स का ही खेल है सारा कुछ। लिखेगा ये इतना? ठीक है, हाँ डन, गुड, वेरी गुड। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे पार्ट बाई पार्ट समझा रहे हैं, धीरे धीरे करके समझो तो पूरा प्रॉपर समझ में आएगा। हड़बड़ा करके लिखा दूंगा सब चीजों को, ऐसे ऊपर से निकल जाएगा, कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो यहाँ से अप्रोक्स 1100 से 1200 ml का यहाँ से ब्लड तुम्हारा पहुंचने वाला रहेगा, किसके पास में? किडनी के पास में। अब ध्यान देना, इसमें से ये जो 1100 से लेकर के 1200 का पहुंचा हुआ है, जाहिर सी बात है सारे के सारे ब्लड को तो ये फिल्टर आउट करके इधर भेजेगा नहीं। बात समझ में आ रहा है? तो फिल्टर आउट होकर के आने वाला जो ब्लड होता है, मतलब कौन सा पार्ट इधर आएगा अगर बोलो, जैसे फिल्ट्रेट्स यहाँ पे लिखा हुआ है तो फिल्ट्रेट्स में यहाँ पे लिख सकते हो कि जो ब्लड रहता है, ब्लड, ठीक, इसमें से लार्ज साइज के पार्टिकल्स छोड़ दो, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, तीनों निकाल दो, वो हो गया। साथ ही साथ में जो तुम्हारे प्रोटीन्स होने वाले, प्रोटीन का साइज भी बड़ा होता है ना, वो प्रोटीन का साइज भी तुम्हारा यहाँ से बड़ा होने वाला होगा। तो प्रोटीन हो गया, आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, अलॉन्ग विथ प्लाज्मा, सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा। ठीक है, उसके साथ में ये रिटेन होकर के रह जाएंगे तुम्हारे ग्लोमेरुलर सेल, मतलब डिफरेंट आर्टेरियोल से आगे बढ़ जाएंगे, बड़े पार्ट इसमें आते ही नहीं है। तो बेसिकली छन करके क्या आया हुआ है अगर ये बोलोगे, तो ब्लड में से छन करके जो आया हुआ रहता है ये तुम्हारा हो जाएगा प्लाज्मा, फिल्ट्रेट में लिख रहा है प्लाज्मा, और साथ ही साथ में तुम्हारे कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल, जैसे तुम्हारे न्यूट्रिएंट्स हो गए, ठीक है, विटामिन हो गए, न्यूट्रिएंट्स हो गए, तो वो सारे कुछ गैसेज हो जाएंगे, वो भी तुम्हारे इसमें से प्रेजेंट होने वाले रहेंगे। तुम्हारे आयंस हो गए, आयंस भी इंपॉर्टेंट है ना, सोडियम आयन हो गया, क्लोरीन आयन हो गया, ग्लूकोज जैसे हो गया, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है वो सारे के सारे। तो यहाँ पे क्या जाएंगे, ये तुम्हारे प्लाज्मा प्लस आयंस प्लस स्मॉल मॉलिक्यूल्स, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ये बेसिकली तुम्हारे आते हैं किसमें? फिल्ट्रेट्स में। क्लियर? ये तुम्हारे किसमें आने वाले होंगे? फिल्ट्रेट्स में। तो फिल्ट्रेट्स में ये तुम लिख लो, प्लाज्मा में सिर्फ और सिर्फ इतना ही छन करके आने वाला होता है, क्या क्या है बोलने से, सॉरी ब्लड में से इतना ही छन करके आता है, क्या क्या है बोलने से, प्लाज्मा, आयन, अभी लिखेंगे प्लाज्मा आयन कौन कौन से होंगे, ये तुम्हारे स्मॉल जो मॉलिक्यूल्स लिखे हुए हैं ना, ये भी तुम्हारे कौन कौन से होने वाले हैं, सारा कुछ अभी डिटेल में लिखेंगे। ठीक है, तो पहले तो शॉर्ट में सिर्फ इतने इतने को लिखते हुए चलो, अभी बचा हुआ है पीसीटी के पास पहुंचेंगे, फिर लूप ऑफ हेनले है, उसके बाद में फिर तुम्हारा डीसीटी है, हर एक पार्ट को डिटेल में कवर करते हुए चलना है। क्लियर? चलो भाई ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट यहां से कितना हो गया, 1100 से 1200 ml जो है ये तुमको किडनी तक पहुंचाने के लिए मिलने वाला होता है। क्लियर? जल्दी लिखो, फिर यहां से हम लोग देखेंगे कि तुम्हारा ये फिल्ट्रेशन रेट जो रहता है तुम्हारा कितना आएगा, कैसे आएगा वो छोड़ो, कैलकुलेटिव पार्ट है उसको मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके तुमको दिखाऊंगा भी नहीं, कैलकुलेट कर भी दूंगा तो तुमको समझ में आएगा नहीं, और वो तुम्हारे सिलेबस के पार्ट में भी नहीं है, तो मतलब ही नहीं रहेगा, सिर्फ वैल्यू लिखेंगे उसका। ठीक है, क्लियर? चलो भाई चिपकाओ चिपकाओ, जल्दी चिपकाओ, छोटे छोटे पार्ट्स में लिख रहे हैं इसीलिए ताकि याद होते चले, टाइम दे रहा हूं तुमको इन चीजों को याद करने का। देखो सब कुछ साट के लिखोगे पढ़ोगे दिमाग कंझा जाएगा, इसीलिए थोड़े थोड़े गैप के साथ में एक एक एलिमेंट जो बताते जा रहे हैं, जो भी एलिमेंट तुमको बता, दिमाग में उसको बिठाओ, दिमाग में याद करो, याद। अच्छा आज 1 घंटा हो गया क्या? बड़ा धीरे आज चल रहा है हम लोग का क्लास वैसे में, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आया यही हमारे लिए काफी है। ठीक है, तो इतना होने के बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट, एक छोटा सा यहाँ पे लिख लेना, ग्लोमेरुलर
फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है, इसको हम लोग बोला GFR। GFR इसका जो वैल्यू आता है तुम्हारा हो जाएगा 125 ml पर मिनट, ठीक है, कितना हो जाएगा यहां से 125 ml पर मिनट। ध्यान दो, ब्लड तो यहाँ पे इतना पहुंच गया, 1000 ml तक पहुंच गया, मतलब 1100-1200 ml तक पहुंच गया है, सारे के सारे को तो यहाँ पे मिलाएगा नहीं, जो फिल्टर होकर के आता है तुम्हारा यहाँ से, फिल्ट्रेशन जो रेट रहता है, ये फिल्ट्रेशन रेट तुम्हारा कितना होने वाला होगा 125 ml पर मिनट, एक मिनट में 125 ml को इधर ये भेजने वाला होगा। क्लियर क्लियर। तो अगर इस हिसाब से देखोगे तो जो हमारा नेफ्रॉन रहता है, या ये जो पार्ट है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वाला जो यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो रहा होगा, ये पर मिनट में 125 ml है। तो अगर एक दिन की बात करोगे तो एक दिन में ये 180 लीटर होता है, 180 लीटर पर डे, ठीक है। एक दिन का अगर निकालोगे तो कितना हो जाएगा 180 लीटर पर डे। इतने को फिल्टर किया है ना, ध्यान देना, इतने को फिल्टर किया है, बाहर नहीं निकालेगा। एक दिन में यूरिन 180 ml कर लेते हो क्या? किसी से नहीं होता भाई, 1 से 1.5 लीटर ही हम लोग का यूरिन एक दिन में सिक्रीट होता है। तो ये 180 लीटर का पूरा फिल्ट्रेशन बन रहा है पूरे दिन भर में। क्लियर। और एक दिन में हम लोग यूरिनेशन जो करने वाले रहते हैं तुम्हारा 1 से लेकर के 1.5 लीटर के आसपास में होने वाला होगा। तो भाई बचे हुए जो तुम्हारे पार्ट हुए, मतलब 179 लीटर मान करके चलो, वो वापस से बॉडी में रीएब्जॉर्ब किए जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे थे सेकंड नंबर पे, ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन। क्या बोल रहे थे इसको? ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन। याद हुआ? तो इसी प्रोसेस को हम लोग को आगे में देखना है, ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन। आज तो खैर हम लोग इतना ही देखेंगे, कल ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन और तुम्हारा ट्यूब्यूलर सिक्रेशन के साथ साथ में मैं क्या बोलते हैं उसको, काउंटर करंट मैकेनिज्म, इतने तक मैं निपटा दूंगा, ठीक है। उसके बाद एक क्लास और खिंचाएगा मे भी, तो मैंने तुमको बोल करके रखा हुआ था अगर हम लोग का धीरे धीरे चलेगा या फिर क्लास कम पढ़ने वाला होगा तो संडे को क्लास ले लेंगे। तो एक क्लास में संडे को भी मैं तुम्हारा मे भी इस संडे को लूं, ठीक है। तो इस संडे को अगर मैं जैसे क्लास करता हूं तो जाहिर सी बात है जो लोग लाइव आ जाओगे बहुत बढ़िया, नहीं भी आ पाओगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रिकॉर्डेड देख लेना तो भी तुमको समझ में आ जाएगा वो, ठीक है। चलो 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 इतना लिखो तो पहले जल्दी फटाफट। हाँ इसको लिख सकते हो ना फिर, ये जो 125 ml पर मिनट आया हुआ है, तो ये GFR हम लोग किसको बोल रहे हैं? फिल्ट्रेट फॉर्म्ड इन 1 मिनट, ऐसे लिखो, फिल्ट्रेट इन 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट में तुम्हारे कितने फिल्ट्रेट बन करके आ रहे हैं, ये होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। मतलब ग्लोमेरुलर जो है कितना फिल्टर आउट करके बाहर भेजा हुआ है। आया इतना समझ में? बस भाई यही है तुम्हारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए डिटेलिंग, इतने को लिखो, बाकी बुक में एक आध दो एलिमेंट्स और बचे हुए हैं वो यहाँ पे नहीं, हम लोग आगे टॉपिक्स में कवर करेंगे। क्लियर। चलो चलो इतने को फटाफट लिखो, सारा कुछ पूरा डिटेल में बिना कुछ छोड़े। फिर से रिपीट करवा दो, दोनों किडनी के लिए है, आ रहा समझ में? दोनों किडनी को ही इतना 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 ब्लड का सप्लाई दिया जाएगा, दोनों किडनी को मिला करके, दोनों किडनी के नेफ्रॉन्स मिल करके इतना पर डे में फिल्ट्रेशन करने वाले रहेंगे, ठीक है। क्लियर। तो सॉरी ये तो हम लोग एक का देखे थे, मतलब दोनों किडनी का मिला करके देखना था, ठीक है। तो दोनों किडनी का मिला करके ये 180 लीटर पर डे होता है, दोनों किडनी मिला करके इतना फिल्ट्रेट करने वाले, इतना फिल्ट्रेट बनाने वाले हैं। आ रहा समझ में? एक किडनी का यहाँ पे एज्यूम ना करना, फिर से रिपीट करवा दो, जो भी वैल्यूज हम लोग देख रहे हैं ये तुम्हारे दोनों किडनीज के लिए है, ठीक। आ गया क्या? इतना हो गया? चलो भाई ठीक है, तो आज के लिए तो फिलहाल इतना ही देखना था, एक बार रिपीट देख लो, कुछ कुछ देख लो इतने में से, जिसको कुछ समझ में ना आया हो। यहाँ से आज स्टार्ट किए हुए थे टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन से, और भी पहले देखे थे क्या? हाँ ये भी देखे थे। तो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज जो है ये तुम्हारा पूरा एक जाल बनाएगा, वो हम लोगों ने उस वाले डायग्राम में देख चुका है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को यहाँ से देखना था तुम्हारा वासा रेक्टा। वासा रेक्टा जो रहता है तुम्हारा पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज का ही एक ब्रांच होता है, जो कि तुम्हारे पैरेलल रन करने वाला होता है लूप ऑफ हेनले के, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। लूप ऑफ हेनले इधर से उधर जाएगा तो ये उल्टा आने वाला होता है। इसका बेसिकली तुम्हारा फंक्शन क्या होता है बोलने से, इसका बेसिक जो फंक्शन होगा ये हम लोग को देखना है आगे में। क्लियर क्लियर। ये यूरिन को कंसंट्रेट बनाने का काम में आता है, यूरिन को कंसंट्रेट बनाने के काम में ये आने वाला होगा। क्लियर। और ये काउंटर करंट मैकेनिज्म यहाँ पे दिखाने वाला होता है, ठीक है। क्लियर। ठीक।
यहाँ इसके बाद में फिर ये देख लिया, यहाँ पे दो टाइप का हम लोगों ने नेफ्रॉन्स देख लिया। ध्यान देना, जो नेफ्रॉन हमारे बॉडी में ज्यादा अमाउंट पे प्रेजेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ सिक्रेशन करवाता है, और जो नेफ्रॉन कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो तुम्हारा क्या, सिक्रेशन और साथ ही साथ में ऑस्मो रेगुलेशन दोनों परफॉर्म करने वाला होगा। क्लियर क्लियर, तो ये चीज भी दिमाग में बिठा करके रखना है। आ गया होगा इतना समझ में। नेक्स्ट, उसके बाद में फिर हम लोगों ने देख लिया कि जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस जो रहता है ये तुम्हारा क्या होता है, इसको भी याद रखे रहो, इसको भी हम लोग आगे में यूज करने वाले हैं, क्योंकि इनका यूज यहाँ पे नहीं है, लेकिन इंट्रोडक्शन यहाँ पे देना जरूरी था। अभी से इन छोटे छोटे एलिमेंट्स को दिमाग में बिठाते चलोगे तो आगे के टॉपिक समझने में तुमको इजी होगा, और उसको थोड़े से स्पीड में निकाल पाएंगे, इसीलिए इसको धीरे धीरे निकाल रहे हैं ताकि ये चीजें तुम्हारे भेजे में बैठ जाए। ये चीजें दिमाग में बैठेगा तो आगे जो है ये हम लोग स्पीड में निकालेंगे, नहीं तो इतना स्लो प्रोसेस से फिर आगे बढ़ाना पड़ेगा कि 2-4 दिन और खींच जाएगा, इस टाइप से। आ रहा समझ में? क्लियर। फिर ये नाम याद रखना, एक का हो जाएगा तुम्हारा मैक्यूला डेंसा तुम्हारा कौन से सेल्स को बोलेंगे, मॉडिफाइड सेल्स, किसका, डीसीटी का। क्लियर, डीसीटी के मॉडिफाइड सेल्स को हम लोग बोल रहे हैं मैक्यूला डेंसा, और साथ ही साथ में एफरेंट आर्टेरियोल्स के जो मॉडिफाइड सेल्स है इसको बोल रहे हैं हम लोग जेजी सेल्स, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। क्लियर, ये जेजी सेल्स से तुम्हारा क्या प्रोड्यूस करता है, रेनिन प्रोड्यूस करता है, रेनिन। ठीक है, रेनिन। इसके बाद में ये हो जाएगा तुम्हारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में तुम्हारे 3 लेयर के क्या यूज हुए हैं, फिल्ट्रेशन, क्या बोलना चाहिए इसको, मेम्ब्रेन। ठीक है, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन को तुम्हारे 3 लेयर्स, एक हो जाएगा ऊपर का सिंपल स्क्वैमस, उसके बाद में तुम्हारा बेसमेंट सब्सटेंस आ जाएगा, उसके बाद में फिर तुम्हारा यहाँ पे पोडोसाइट आ जाएगा। ठीक है, तीनों के लेयर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, फिल्ट्रेशन लेयर बोल रहे हैं। ठीक है, क्लियर। बस इतना दिमाग में तुमको बिठाना था, बाकी तो डेटा ही है, कुछ डेटा छूटे रहेंगे तो भी टेंशन ना लो, अभी आगे में कवर करेंगे सारा कुछ। इतना डेटा तो अभी के लिए ही तुम्हारे लिए जरूरी था, तो इसीलिए इतने को यहाँ पे लिखे हुए हैं। इतने में किसी को कुछ डाउट है क्या, जल्दी से पूछ लो भाई, फिर सेशन एंड किया जाएगा, क्योंकि मैं और आधे पौना घंटा खींचने में मेरे को कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन आधे घंटे में वो खत्म होगा नहीं, और इतने नाम होने के बाद उसके तुमको बेसिकली उसका कॉन्सेप्ट एक सेपरेट तरीके से ही हम लोग को पढ़ना है। जो मैं तुमको ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन कल बताने वाला रहूंगा, या सिक्रेशन जो हम लोग देखेंगे, उसमें से तुम्हारे मोस्टली आगे के एलिमेंट्स में हम लोग कवर कर लेंगे। क्लियर, जैसे तुम्हारा ऑस्मोलैरिटी, एक ऑस्मोलैरिटी का यहाँ पे तुम्हारा क्या बोलते हैं, एक टर्म आने वाला होता है, जो कि हमारे किडनी के, या ये जो तुमको पार्ट दिख रहा है, ठीक है, इसके ऊपर साइड में कुछ एक अलग से ऑस्मोलैरिटी होने वाला होगा, और नीचे के पार्ट में कुछ एक अलग से ऑस्मोलैरिटी होने वाला होगा। अरे भाई इतना समझ लो, मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। क्लियर, तो कुछ कहीं पे सॉल्यूशन जो है तुम्हारा कंसंट्रेटेड फॉर्म में दिखेगा, कहीं पे वो तुम्हारा डाइल्यूट फॉर्म में दिखेगा, जाहिर सी बात है। तो जहां पे तुम्हारा डाइल्यूट फॉर्म में सॉल्यूशन होगा, या फिर ये जो प्रोडक्ट होने वाला होगा, वो तुम्हारा लेस ऑस्मोलैरिटी वाला होने वाला होगा, और जहां पे तुम्हारा कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा वो तुम्हारा हाई ऑस्मोलैरिटी वाला रीजन में आने वाला होगा। क्लियर, तो इन सब चीजों के बारे में भी हम लोग डील करेंगे। हालांकि एनसीईआरटी का इस वाले टॉपिक तक आते तक ऑस्मोलैरिटी से कोई भी डील नहीं करता, लेकिन हम लोग करते हुए चलेंगे वहां से। क्लियर, क्योंकि उसका यूज हम लोग को अभी आगे आने वाले काउंटर करंट मैकेनिज्म में पूरा देखना ही है, तो थोड़ा थोड़ा डिटेल हम लोग यहीं से निपटाते हुए चलेंगे, और इसका एक अलग से ही कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो इसको हम लोग सीधा सीधा कल ही कवर करेंगे भाई। ठीक है, डाउट नहीं है किसी को? नो डाउट, क्लियर। चलो, तो क्लियर है इतने में से सबका, तो चलो ठीक है, फिर आज के लिए सेशन तुम्हारा यहीं तक का था, अब कल कंटिन्यू करेंगे इसको हम लोग डिटेल के साथ।